मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आप मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आप बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मेंसुरेशन है मतलब क्षेत्रमिति जो है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, जैसा कि इसका नाम ही है क्षेत्रमिति। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जगह। कोई भी अब किसी भी प्रकार का वो क्षेत्र हो सकता है। आपने कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि कुछ आकृतियां होती है, जैसे कि इस तरह की आकृति अगर होगी जिसमें चारों साइड जो है वो अगर बराबर है तो इस आकृति को हम लोग, और चारों साइड इस तरीके से बराबर हो कि चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल भी बने, तो इस तरह की आकृति को हम लोग कहते हैं वर्ग। ठीक, लेकिन इसी का अगर चारों साइड बराबर नहीं है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, मतलब जितनी बड़ी लंबाई होगी उतनी ही बड़ी अगर चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर है, ठीक, तब इसको हम नाम दे देते हैं। जब दोनों चीज़ इक्वल ही है तो अलग अलग नाम क्यों दें, इसके लिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं साइड, मतलब भुजा। इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। मतलब ये चारों तरफ अगर बराबर होगा तो इस लाइन को, इसको लंबाई चौड़ाई ना बोल के इसको हम बोलते हैं भुजा। ये चारों साइड तब क्या हो जाएगा? भुजा। क्योंकि चारों साइड बराबर ही है तो इसलिए अलग अलग नाम न दे करके एक नाम दिया जाता है भुजा। और इस आकृति का क्या नाम होगा? वर्ग। लेकिन वहीं पर अगर इस तरह की आकृति हो और जिसमें लंबाई जो है वो लंबाई के बराबर हो और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई के बराबर हो, ठीक, और चारों कोण अगर 90 डिग्री का है तो इस तरह की आकृति को हम लोग नाम देते हैं आयत। ठीक, इसमें क्या होता है? दो आकृति ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका नाम दे देते हैं लंबाई। ये दोनों लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। इस तरह की आकृति अगर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर इस तरह की आकृति हो, ठीक, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे परकाल आपने देखा होगा, जो चाप हम लोग ऐसे खींचते हैं, गोल बनाते हैं, तो परकाल का जो नुकीला भाग होता है, मान लीजिए उसको हमने यहाँ पे रखा और इस तरह से हमने चारों तरफ घुमा दिया उसको एक बार, या चूड़ी ले करके उसके चारों तरफ उसके अंदर से हमने गोल कर दिया, तो उस तरह की आकृति अगर हमको दिखाई दे तो वो आकृति जो होती है उसको, आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक, और इसका जो मेन होता है, जो मुख्य भाग होता है, इसका सेंटर होता है ये केंद्र। ठीक है, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि वृत्त कितना बड़ा होगा, उसका जो चाप आप खींचते हैं, चाप की लंबाई कितनी बड़ी होगी। तो ये हमने मान लीजिए कि वो जो परकाल होता है उसका नुकीला भाग हमने यहाँ पे रखा और उसको चाप की लंबाई को जितना बड़ा मन हुआ यहाँ तक बढ़ा के उसको हमने चारों तरफ से गोल कर दिया। तो ये जो चारों तरफ से जो गोल लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, या परिमाप बोल सकते हैं या परिमिति बोल सकते हैं। वृत्त में इसी को परिधि कहा जाता है। और वर्ग का जो ये चारों तरफ का जो लाइन है इसको परिमाप कहते हैं, और आयत का जो ये चारों तरफ का लाइन है इसको भी परिमाप या परिमिति कहते हैं। लेकिन वृत्त में क्या होता है, इसके चारों तरफ का जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं परिधि। ठीक है, और सरकमफ्रेंस या इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इस लाइन के अंदर में, इस लाइन के, ये कोई सामान नहीं है, ये बस एक चित्र है, ये बस एक आकृति है। जैसे फील्ड है, हमने मान लिया कि आप लोग, आपके गांव में फील्ड होगा खेलने वाला, जहाँ पर आप लोग खेलते होंगे बैट बॉल, तो उस फील्ड में मान लीजिए कि वो गोल फील्ड है, ऐसा फील्ड है। तो मान लीजिए ये हमने लाइन खींच दिया, ये मेरा फील्ड है जिस पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर ऐसे वो पिच बना हुआ है बैटिंग करने के लिए, यहाँ से बैटिंग करता है विद्यार्थी, यहाँ से बॉलिंग करता है। लेकिन कभी क्या हुआ कि उस फील्ड को घेरने का मन हुआ, कि कोई आया कि सर इस फील्ड को चारों तरफ से तार लेकर के घेर दीजिए। तो अब कितना बड़ा तार लाएंगे कि उस फील्ड को हम चारों तरफ से घेर सके, बंद कर सके। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके चारों तरफ से आप लाइन जो नापिएगा उतने बड़े फील्ड का, नापना इम्पॉसिबल है, असंभव है, कैसे नापेंगे उतने बड़े फील्ड के चारों तरफ में। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फील्ड का जो बीच वाला भाग होगा, बीच सेंटर, वो तो अप्रॉक्स लगभग हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये जो है वो फील्ड का बीच है। तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड के बीचों बीच चले जाएंगे यहाँ पर, और उस फील्ड के बीच से हम एकदम सीधा सीधी
एक धागा को टर्न करके जिधर मन होगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि इधर की इधर या इधर या इधर, यहाँ पर एक बच्चे को बोलेंगे पकड़ने के लिए, उस एक लाइन हम एक धागा हम क्या करेंगे या रस्सी जो है वो फील्ड के अंतिम छोर तक हम खींचेंगे यहाँ से बीच से। तो ये जो धागा है ये उस फील्ड का त्रिज्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ठीक। और इस लाइन का जो लंबाई है, मतलब इतना बड़ा हमको जो तार लाना है ताकि पूरे फील्ड को चारों तरफ से घेर दें, तो ये लाइन क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर, इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे। 2 का मतलब आपको पता ही है 2, पाई का मतलब होता है 22/7, और जो त्रिज्या जो भी आएगा इस लाइन की लंबाई वो यहाँ पर लिख करके, मान लीजिए ये त्रिज्या जो है वो लंबाई आ गया 20 मीटर या 30 मीटर या 50 मीटर, ठीक, या 49 मीटर, जो भी आया 49 मीटर मान लेते हैं, ये आया 49 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 7 दूना 28 और 2 30, 308 मीटर का तार लाएंगे और उस फील्ड को चारों तरफ से घेर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे फील्ड की उस तार की जो लंबाई है वो एग्जैक्ट उतनी ही आएगी जितना हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये परिधि का काम आप समझ गए। अगर इस तरह का कोई मैदान है जो चौखुट है, गोल नहीं है, चौखुट मैदान है, हो सकता है ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चौखुट मैदान है और उस चौखुट मैदान का अगर जितना बड़ा लंबाई है उतना ही बड़ा चौड़ाई है, मतलब चारों तरफ की जो लंबाई है वो सेम लग रही है, ठीक। तो हमें अगर उस मैदान को चारों तरफ से घेरना होगा तार लेकर के, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक तरफ की लंबाई निकालें, उसको फीता लेकर के नापेंगे, सिर्फ एक तरफ का रस्सी लेकर के, चारों तरफ नहीं नापना है, बस एक तरफ नाप लिए। चूँकि चारों तरफ जब बराबरी है तो एक तरफ जितना बड़ा होगा उतना ही चारों तरफ होगा, ठीक। तो इसका जो परिमाप होगा, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन, चारों तरफ के साइड को, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, चारों तरफ का जो लाइन होगा उसकी लंबाई को जोड़ देंगे। मान लीजिए एक तरफ का आ गया 50 मीटर लंबा, ठीक। तो चूंकि वो चारों तरफ सेम ही है तो चारों तरफ 50 मीटर होगा, 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 50 मीटर। ये 4 बार जो हमने 50 मीटर को जोड़ा है, इससे बढ़िया है 4 से गुना कर देंगे 50 मीटर को, बतवा तो बराबर है, ठीक। तो 40 50 का कितना हो गया, 200 मीटर, ठीक। मतलब 200 मीटर का तार लाइए और आप इस तरह का जो फील्ड होगा, मैदान होगा, उसको चारों तरफ से घेर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग ने जो एस को 4 बार जोड़ा है, इससे बढ़िया है 4 गुने एस कर दीजिए। एस मतलब साइड, भुजा, 4 गुने भुजा, मतलब इस वर्ग का परिमाप, मतलब चारों तरफ की लंबाई अगर हमको निकालनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला है 4 गुने भुजा। अब आइए इसमें आयत में देखिए, अगर इस तरह का कोई मैदान होगा, ठीक, और इसको आपको चारों तरफ से घेरना है तार लेकर के, तो आप कितनी बड़ी रस्सी लाइएगा। इसके लिए आपको 2 साइड नापना पड़ेगा, तार लेकर के या इंची टेप लेकर के, जो भी लेकर के। तो हमने क्या किया, इस साइड की लंबाई नाप ली। मान लीजिए इस साइड की लंबाई जो है वो 150 मीटर है या 125 मीटर है, ठीक। और इस तरफ की जो लंबाई है वो मान लीजिए 75 मीटर है। अगर हमने इस तरफ की लंबाई मान ली तो इस तरफ की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 मीटर, और इस तरफ की भी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा। तो इस तरफ की लंबाई कितनी हो गई, 75 मीटर। तो हमें क्या करना है, चारों तरफ घेरना है, तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये चारों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस ये चौड़ाई, ये हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये लंबाई और लंबाई मतलब 2 ठू लंबाई हो गया, चौड़ाई और चौड़ाई मतलब 2 ठू चौड़ाई हो गया, 2b हो गया, ठीक। अब देखिए इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं या इसको शॉर्ट छोटा और कर सकते हैं। दोनों में है तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने कॉमन लेना सिखाया था। 2 हमने ले लिया तो यहाँ पर 2 ले लिए तो इसमें l बचा, और इसमें 2 ले लिए तो क्या बचा, b बचा, चौड़ाई बचा। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक, देखिए ऐड करके मैं दिखाता हूँ। हम ऐसे आप लिखिए 125 प्लस ये 75 प्लस 125 मीटर प्लस 75 मीटर, इस तरीके से अब आप जोड़िए, उतना ही आंसर आएगा। या इस तरीके से जोड़ लीजिए, 2 इंटू लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर, तो 2 इंटू 125 और 75 कितना हो जाएगा, 200 मीटर।
इंटू का मतलब होता है गुना, तो 2 गुने 200 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा 400 मीटर। क्लियर है। आप ऐसे भी जोड़ लीजिए, 125 125 2 बार है, तो 125 को 2 से गुना कीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 मीटर। 75 2 बार है, तो 75 को 2 बार ऐड करने से 75 को डबल कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। गुना क्या होता है, जोड़ का ही संक्षिप्त रूप होता है गुना, मतलब 2 को हमें 2 बार गुना करना है, या 2 को हमें 3 बार गुना करना है, 2 को हमें 4 बार गुना करना है, तो 2 गुने 4 कर दीजिए, सीधा गुना नहीं करना है, जोड़ना है। 2 को 4 बार जोड़ना है तो 2 को 4 से गुना कर दीजिए। 5 को 10 बार जोड़ना है तो 5 को 10 से गुना कर दीजिए, एक ही बात है। तो गुना जो है वो जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है, शॉर्टकट है। तो 75 को 2 बार जोड़ने का मतलब है सीधा 75 को 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 150। तो 250 और 150 कितना हो गया 400 मीटर। यहाँ पर भी तो 400 मीटर आया है। तो आयत का परिमाप हमें अगर निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो परिमाप आपने समझ लिया कि परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है। अगर कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए कोई आकृति जो है, कोई मैदान जो है या कोई ज़मीन जो है वो इस आकार का है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, और इस आकार के मैदान को हमें चारों तरफ से घेरना है तार लेकर के, तो ये लंबाई और ये लंबाई हम तीनों को जोड़ देंगे। मतलब इस लंबाई को हम लोग मान लेते हैं छोटा सी, ये जो लंबाई है इस लंबाई को मान लेते हैं छोटा ए, और इस लंबाई को मान लेते हैं छोटा बी। सी का मतलब ये मान लीजिए 50 मीटर है, ये मान लीजिए 100 मीटर है, और ये मान लीजिए 70 मीटर है, तीनों। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 100 70 और 50 220 मीटर। मतलब इस सी की लंबाई, ए की लंबाई और इस बी की लंबाई, मतलब ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई, तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 220 मीटर आ गया। लेकिन अगर ये समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो 10वीं में तो हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर तीनों साइड की लंबाई बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए तीनों साइड की लंबाई 50-50 मीटर है, 50 मीटर 50 मीटर और 50 मीटर, तब तीनों को जोड़ने से बढ़िया है सीधा 3 को 50 से गुना कर देंगे, मतलब 3 को उस त्रिभुज की भुजा से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर सीधा हो गया। 50 + 50 + 50 ऐड करने से बढ़िया है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुने भुजा। अगर तीनों भुजा बराबर है तो ये आपने परिमाप देख लिया। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, और क्षेत्रफल हम लोग क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं। वृत्त से संबंधित कुछ और तथ्य होते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये एक वृत्त है और ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इस बात को कि वृत्त में त्रिज्याएं, अनंत त्रिज्याएं होंगी। केंद्र से लेकर के परिधि तक आप जो भी लाइन खींचेंगे वो सारी त्रिज्याएं होंगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींची है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इस तरीके से अनंत त्रिज्याएं वृत्त में खींची जा सकती है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 त्रिज्याओं के बीच में जो जगह है, मतलब ये वाली जो आकृति है, ये आकृति, ये आकृति, ये सब जो आकृति है, ये सारी आकृति जो है, इस सारी आकृतियों को, मतलब 2 त्रिज्याओं के मेल से जो वृत्त का टुकड़ा बनता है, जो खंड बनता है, उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, त्रिज्यखंड या सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। त्रिज्यखंड बोलते हैं उसको। 2 त्रिज्याओं के बीच में जो जगह है ये त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक। उसी तरीके से अब ये देखिए वृत्त है, ये केंद्र हो गया, ठीक। तो त्रिज्या वाला तो हम लोग त्रिज्यखंड समझ गए क्या होता है। अब इस वृत्त में अगर हम जीवा खींचें, जीवा क्या होता है, जीवा जो है वो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को जो लाइन मिलाती है उसको जीवा कहा जाता है। जैसे ये जीवा है, और जैसे ही हम वृत्त में कोई जीवा खींचते हैं तो वृत्त का टुकड़ा हो जाता है। जैसे आप एक रोटी ले लेंगे, तो रोटी को मान लीजिए वृत्त है, और रोटी को आप तोड़ते हैं, बीच से काट देते हैं, तो वो जो होता है वृत्त का टुकड़ा, उसको सेगमेंट कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। मतलब ये जो बीच का जो जगह है, ये जो जगह है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, ठीक। तो यहाँ से हमने जो जीवा खींचा, तो ये वृत्त 2 भागों में बट गया, एक ये
और एक ऊपर वाला ये जो बाकी की जगह है ये, तो ये इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो ये बड़ा वृत्तखंड है और ये छोटा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। क्लियर है। उसी तरीके से त्रिज्यखंड में भी होता है। मान लीजिए यहाँ से हम सारे इस सब को मिटा देते हैं और सपोज करते हैं कि ये जो भाग है ये क्या है, त्रिज्यखंड है, और ये छोटा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। और इसके ऊपर में जो ये बाकी का जो ये जो जगह है ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन ये कौन सा त्रिज्यखंड है, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड और ये पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी तरीके से ये लघु वृत्तखंड और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इसी तरीके से आप जीवा खींचते जाएं तो इससे बड़ा जीवा मान लीजिए हमने यहाँ पे खींचा, उससे बड़ा जीवा एक और हमने जीवा खींच दिया, एक और हमने बड़ा सा जीवा खींच दिया, एक और हमने इससे बड़ा जीवा खींचा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, तो जैसे ही हम एक ऐसा जीवा खींचते हैं जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे, ये जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसी जीवा को व्यास कहा जाता है। ये लाइन आप लोग याद कर ले, नोट कर ले कॉपी में कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा को व्यास कहा जाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है वो। मतलब केंद्र से होकर के जो जीवा गुजरेगी वो वृत्त का व्यास कहलाएगी और सबसे बड़ी जीवा होगी। फिर इसके बाद जो आप जीवा खींचेंगे वो इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, अब ये छोटा होता चला जाएगा जीवा। ठीक है, और ये सबसे बीच वाला जीवा क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास का ही जो आधा भाग होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास का, रेडियस जो होता है वो होता है व्यास का आधा, डायमीटर का आधा। ठीक, तो हम जितना भी फॉर्मूला याद करेंगे वो सारे फॉर्मूला हम लोग त्रिज्या वाला याद करेंगे, आर वाला, रेडियस वाला। इसलिए अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी व्यास दिया रहेगा तो तुरंत उसका त्रिज्या निकाल लेना है, उसका आधा कर लेना है। समझ में आ गई बात। अब आते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब आइए यहाँ पर एक और समझ लीजिए, अर्धवृत्त समझ लीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया, तो जब हम इसमें से व्यास खींचेंगे, एक व्यास खींचते हैं, किधर से, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इस कोने से, लेकिन वो जो व्यास है वो केंद्र से होकर गुजरेगा तभी ये व्यास कहलाएगा। तो जैसे ही आप व्यास खींचिएगा तो ये वृत्त जो है वो बराबर दो भागों में बढ़ जाता है, आधा आधा। ठीक, आधा ये हुआ ऊपर वाला, आधा हुआ नीचे वाला। तो एक ही को लेकर के चलते हैं, आधे को मिटा देते हैं। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है ये अर्धवृत्त है, इस आकृति का नाम है अर्धवृत्त। ठीक, और इसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल भी क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा। तो इसको किसी भी संख्या का आधा करने के लिए हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो बट्टा 2 कर दिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। या तो आप लोग ये याद कर लें या नहीं तो इसी को आप अलग से लिख सकते हैं। जैसे 7/2 को हम 7 गुने 1/2 लिख सकते हैं या 1/2 गुने 7 लिख सकते हैं। क्यों, 7 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 डालेंगे, फिर 7 1 7 और 2 1 2, 7/2 आ गया। उसी तरीके से पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 है, इसी को हम 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब आते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके साइड के जो लाइन है, अभी हमने सिखाया है आपको, मतलब ये वाला पूरा लाइन और ये वाला जो लाइन है ये, इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को, तो वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी, अर्धवृत्त के चारों तरफ की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले आप इस लाइन के बारे में सोचिए। देखिए ये जो वृत्त होता है, मान लीजिए ये वृत्त है, तो इस चारों तरफ का जो लाइन है, हमने आपको बताया है कि ये जो लाइन है इसकी लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर होती है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो इस लाइन का आधा ही लिया गया है, मतलब ये लाइन तो यहीं तक न लिया गया है, आधा तक ही लिया गया है। अर्धवृत्त में आधा ही लाइन है, तो इस लाइन का भी आधा 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल, मतलब पाई आर। मतलब इस लाइन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, पाई आर होगी। क्लियर है। अब हम इस लाइन की लंबाई निकालते हैं, तो ये लाइन क्या कहलाता है, ये लाइन कहलाता है व्यास। ठीक, और व्यास मतलब क्या, त्रिज्या का आधा, r/2। क्लियर है। तो हाँ, व्यास जो होता है, नहीं, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास का मतलब होता है, ये जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r होता है।
मतलब ये आर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है आधा, और ये भी आर कहलाएगा, और पूरा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, 2r होगी, एक आर और एक आर, 2r। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिधि निकालने के लिए इस लाइन की लंबाई और इस लाइन की लंबाई, मतलब इस पाई आर में ये 2r ऐड कर देंगे। मतलब ये जो पाई आर में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 2r जोड़ देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। इसी को आप और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं याद करने के लिए। देखिए r इसमें भी है और r इसमें भी है, r दोनों में है, तो r को हम कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से r कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, पाई बचेगा, और प्लस r ले लिया हमने, प्लस है तो प्लस r ले लिया हमने, तो क्या बचा, 2 बचा। तो इसको आप इस अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, r इंटू पाई प्लस 2। आप r को यहाँ रखिए, इस तरीके से याद कीजिए, या इस r को हटा के यहाँ भी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी r गुना में ही है। तो आप इसी को पाई प्लस 2 इंटू आर भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपने देखा। अब आइए त्रिज्यखंड के बारे में देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्या होगा। ठीक, तो त्रिज्यखंड में देखिए क्या होता है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि त्रिज्यखंड होता क्या है। ये दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड होता है, और यहाँ पर जो एंगल बना है, कोण बना है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि त्रिज्यखंड जो है, जैसे देखिए हम वृत्त को भी एक त्रिज्यखंड मान करके चलते हैं कि वृत्त जो है वो 360 डिग्री वाला त्रिज्यखंड है। ठीक, तो यहाँ से देखिए 360 डिग्री वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अर्धवृत्त का क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल भी आपके समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि ये वृत्त है, ठीक, अब हम समझते हैं कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, ये आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि रबर का बैंड जो होता है, रबर का बैंड, रबर का जो मान लीजिए चारों तरफ से गोला वाला, तो ये रबर का बैंड है, पूरा का पूरा लाइन। ठीक, और ये वृत्त, ये जो पूरा का पूरा जो भाग है, ये असंख्य रबर के बैंड से, काफ़ी सारे रबर के बैंड से ये घिरा हुआ है। ये हमने ऐसे रबर का बैंड हमने घेर दिया, सपोज कीजिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए, ध्यान से देखिए इस बात को, हम क्या करेंगे, ब्लेड लेकर के, ऐसे ब्लेड लेकर के हम यहाँ पर इसको हम ऐसे कट कर देंगे। जैसे ही आप ब्लेड लेकर के कट करेंगे, चूंकि ये रबर का बैंड है जुड़ा हुआ, तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे, ये क्या होगा, फैल के गिर जाएगा। और जैसे ही ये फैल के गिरेगा, ध्यान से देखिए, ये जो है, ये जो सबसे ऊपर वाला ये जो लाइन था, ये फैल के क्या होगा, नीचे में गिर जाएगा। मतलब ये वाला लाइन को हम सुला देते हैं नीचे में, ये पूरा लाइन समझ लीजिए कि ये लाइन हो गया, ये लाइन सो गया नीचे में, यहाँ पे सोया हुआ है। इसके नीचे वाला लाइन इसके ऊपर में सोएगा, मतलब इससे थोड़ा छोटा, उससे वाला लाइन उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद वाला लाइन उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा। इस तरीके से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस तरीके से छोटा होता जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक, ये यहाँ तक रहेगा और ये पूरा नीचे में गिर गया, मतलब यहाँ तक जो है सबसे छोटा वाला लाइन रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है हमारा, ये डिज़ाइन हमारा बना हुआ है त्रिभुज का। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये देखिए, ये जो सबसे नीचे वाला जो सोया हुआ लाइन है, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये लाइन है, ये सबसे बाहरी लाइन। और ये जो सबसे बाहरी लाइन जो था, ये क्या था, वृत्त की परिधि थी। तो वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, इस लाइन की लंबाई क्या होगी, 2 पाई आर। क्लियर है। अब देखिए, ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगी, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से वृत्त की परिधि तक का लाइन त्रिज्या कहलाता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। मतलब ये क्या है, आर है, त्रिज्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये त्रिज्या आर। ठीक, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर को आर से गुना करेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमने एक और नया चीज़ सीख लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एक और तरीका है, सारा हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, एक और तरीका है, वो हम बाद में आपको बता देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर ये मानते हैं कि 360 डिग्री वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक,
तो मान लीजिए कि 1 डिग्री वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 डिग्री वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? एक ही के नियम वाला सवाल आपको आता होगा, जैसे कि 5 कलम का दाम जो है वो मान लीजिए 60 रुपया है, तो 2 कलम का दाम कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए सबसे पहले हम 1 कलम का दाम निकालेंगे, तो 1 कलम का दाम कितना होगा? ये 60/5 होता है, या इसी को 60/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 गुने 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे तो फिर 60/5 हो गया ना, तो 1/5 गुने 60 लिख दिए। ये जो 1 है 1/5 गुने 60। उसी तरह फिर 2 कलम का दाम होगा, तो 1 कलम का जो दाम होता है 1 कलम का दाम होता है 1/5 गुने 60, उसको आप 2 से गुना कर दीजिए, या इसी को हम 2/5 गुने 60 लिख सकते हैं। ठीक, तो 5 12 दूना 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 रुपया, इस तरीके से निकालते हैं ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री वाला अगर कोई वृत्त होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/360 गुने पाई आर स्क्वायर। उसी तरह 60 डिग्री वाला अगर वृत्त होगा या 90 डिग्री वाला अगर वृत्त होगा, मतलब ऐसा वृत्त जो 90 डिग्री तक ही फैला है, मतलब ये वाला वृत्त, ध्यान से देखिए इसको, एक और चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर ये वृत्त है, ये वृत्त ऐसा है कि ये सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया और बाकी वृत्त को आप मिटा दीजिए। ये पूरा का पहले पूरा वृत्त था, लेकिन इस वृत्त में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 90/360, 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 का 9, 9 चौका 36, कट गया ये, तो ये बच गया 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये क्या है? इसको तो हम त्रिज्यखंड बोलेंगे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्यखंड तो इसको बोलेंगे ही हम, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन इसका एक और आप नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? जैसे ये देखिए वृत्त का जो ये पूरा वृत्त है, तो इसको जो 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं, तो इसका मतलब है ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, क्योंकि इसको आप सीधा खींचिए, इसको आप सीधा यहाँ से खींचिए, तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, यहाँ पे चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि वृत्त का जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये 90 90 90 90 360 हुआ। मतलब ये जो टुकड़ा है ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है। तो इसका जो चौथाई हिस्सा है, तो इसका एक और नाम हो जाता है चतुर्थांश। देखेंगे आप कहीं पर अगर लिखा हुआ चतुर्थांश, तो चतुर्थांश कुछ नहीं है, 90 डिग्री वाला जो त्रिज्यखंड होता है उसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एंगल कुछ भी रहेगा, तो मान लीजिए कि हम थीटा डिग्री का अगर हम लेते हैं वृत्त, थीटा डिग्री वाला, 90 डिग्री नहीं लेकर के थीटा लेते हैं, तो 90 लिया तो 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहीं पर अगर थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे कि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग इस थीटा से गुना करेंगे, जितने डिग्री का वो त्रिज्यखंड बनाइएगा। मान लीजिए ये त्रिज्यखंड है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं है, ये जो भाग है ये पूरे वृत्त का तो क्षेत्रफल नहीं है। ये कितने डिग्री के लिए क्षेत्रफल है? ये सिर्फ 60 डिग्री के लिए क्षेत्रफल है। लेकिन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितने डिग्री के लिए? 360 डिग्री के लिए। लेकिन यहाँ पर तो 60 डिग्री के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए 60/360 हमको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए थीटा डिग्री है तो कितना लेना पड़ेगा? थीटा/360। ठीक, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड की परिमिति कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। त्रिज्यखंड की जो परिमिति होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर, ये कितने डिग्री वाले वृत्त के लिए होती है? 360 डिग्री वाले वृत्त के लिए। ठीक, लेकिन ये जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का अगर हमें परिधि निकालना होगा, परिधि का खैर छोड़िए, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन की जो लंबाई है, पूरे लाइन की लंबाई ये कितना होता है? 2 पाई आर होता है, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। लेकिन इस त्रिज्यखंड के लिए बस हम ये जो चाप है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, बस हमको इतना ही लंबाई निकालना है, ये लंबाई। क्लियर है?
तो ये पूरा लाइन का लंबाई 2 पाई आर कब होगा, जब वृत्त 360 डिग्री का होगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना लंबाई निकालना है तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये इतना लंबाई कितने डिग्री के लिए है, मतलब दो त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है। तो मान लीजिए ये जो एंगल बना है वो 60 डिग्री के लिए बना है, सपोज दैट। तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, तो 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 60/360 गुने 2 पाई आर। लेकिन यहीं पर अगर डिग्री थीटा डिग्री हो, मतलब हमको डिग्री पता नहीं है, तो 60 को हटा के कितना डाल देंगे, थीटा डाल देंगे। क्लियर है। तो ये जो लाइन, ये जो सूत्र है यहाँ पर कट भी जाएगा, 2 से काट दीजिए 360 को, तो 18 दूना 36, 180 थीटा/180 गुने पाई आर, थीटा/180 गुने पाई आर। या इसी को आप पाई आर के नीचे में कुछ नहीं है तो एक पाई आर ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, तो पाई आर थीटा/180 ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इस लाइन का लंबाई निकालेंगे हम। इस लाइन का लंबाई होता है पाई आर थीटा/180, और इस लाइन का नाम क्या होता है, चाप। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं चाप, मतलब चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा/180। लेकिन अगर हमें त्रिज्यखंड की परिधि निकालनी होगी, तो त्रिज्यखंड की परिधि मतलब त्रिज्यखंड के चारों तरफ जो लाइन है, ठीक। तो त्रिज्यखंड के चारों तरफ कौन कौन सा लाइन है, एक ये वाला लाइन है, एक ये वाला लाइन है, और एक ये वाला लाइन है। तो इस लाइन का नाम है आर त्रिज्या, इस लाइन का भी नाम है आर त्रिज्या, और इस लाइन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, पाई आर थीटा/180। क्लियर है। तो इसका मतलब इस त्रिज्यखंड का जो परिधि होगा वो कितना होगा, इस लाइन की लंबाई r प्लस इस लाइन की लंबाई r प्लस इस लाइन की लंबाई, मतलब पाई आर थीटा/180। क्लियर है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं। तो एक r और एक r कितना हो जाएगा, 2r प्लस पाई आर थीटा/180। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से r आप कॉमन भी ले सकते हैं। r अगर हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, और इधर r हमने ले लिया तो क्या बचा, पाई थीटा/180 बचा। मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसको तोड़ करके आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, या आप ये याद कर सकते हैं, r इंटू 2 प्लस पाई थीटा/180। r को आप यहाँ न रख के आप यहाँ भी रख सकते हैं, इसको आप 2 प्लस पाई थीटा/180 गुने r भी याद कर सकते हैं, जो याद करें। तो ये त्रिज्यखंड की परिधि हो गई। अब आते हैं वृत्तखंड में। देखिए एक चीज़ आप गौर करके देखिएगा, हम अभी अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड बताएंगे, वो क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे कि आपने वृत्त में देखा होगा, ये हमने वृत्त का हमने ऐसे गोल बना दिया, तो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। और ये जो साइड से जो लाइन है, ये क्या, कौन सी लाइन है, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो अभी आप इस परिधि की लंबाई आपको पता है कि 2 पाई आर है, ठीक। ये अभी भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए उसको। आप ये समझिए कि ये लाइन, इतना बड़ा लाइन न होकर के, बीच में तो सेंटर होगा ना, किसी भी वृत्त के बीच में केंद्र होता है सबसे वृत्त, यहीं से ना हम परकाल रख के, इतना बड़ा परकाल करके इसको चारों तरफ नचा देंगे। पेंसिल, ये पेंसिल है, ये वाला जो उंगली है पेंसिल है, और ये परकाल है। तो इस तरह से हम अगर नचा देंगे उसको, चारों तरफ से वृत्त बनता है। तो ये इस चारों तरफ के लाइन की लंबाई को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। पूरा लाइन की लंबाई हमको नहीं पता करना है, हमको बस ये, हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम बोलेंगे कि बस हमको आप इतनी बड़ी लाइन की लंबाई बताइए, मतलब ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गया है, ये लाइन, हमको बस आप ये इस लाइन की लंबाई बताइए और इस लाइन का नाम बताइए। जब यही लाइन पूरा घूमा हुआ था, तब उस लाइन का क्या नाम था, परिधि था। तब वो था वो जो लाइन था, वो था वृत्त की परिधि, और उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर हम बोलेंगे आपको कि आप सिर्फ हमको इस लाइन की लंबाई बताइए, तो क्या बताएंगे आप, कितना बड़ा लाइन होगा ये, और इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप नाम समझिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है। इस लाइन का नाम परिधि नहीं है, इस लाइन का नाम है चाप। ये क्या है, ये चाप कहलाता है। ये जो लाइन है, ये चाप कहलाता है। अब चाप की लंबाई जो है ना, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दरअसल वृत्त की परिधि भी क्या है, वो भी एक तरह का चाप ही है, लेकिन वो एक पूर्ण चाप हो जाता है। यही चाप जब पूरी तरह घूम के मिल जाएगा इसमें, तब वो परिधि कहलाएगा। मतलब परिधि भी क्या है, परिधि भी एक प्रकार का चाप ही है। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दरअसल इस चाप की लंबाई अगर हमें निकालनी होगी, तो ये जो चाप है, ये वृत्त की परिधि पर, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये चाप
यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लाइन खींचेंगे ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि ये केंद्र है ना, और ये जो चाप है ये घूमा हुआ था तो परिधि था, तो केंद्र से परिधि तक जो लाइन खींचते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों लाइन जो है ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्लियर है। अब इस दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना हुआ है, ये कोण ये कितने डिग्री का कोण है हमको नहीं पता है, कि वो 30 डिग्री का कोण है कि 60 डिग्री का कोण है कि 70 डिग्री का कोण है। जितने डिग्री का कोण हो उससे हमको मतलब नहीं है। मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री का कोण है, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का कोण है। क्लियर है। तो इस चाप की जो लंबाई होती है, सूत्र जो होता है चाप की लंबाई बराबर, ध्यान से देखिए इस बात को, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है इतने ही दूर में। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है चाप का। मतलब इस लाइन की जो लंबाई होगी वो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो चाप है वो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया है। तो इसने हम देखे कि इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, थीटा डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का बनाया, हमको नहीं पता, तो हम मान लिए कि थीटा डिग्री का कोण बनाया। अब ये जो थीटा डिग्री का कोण बनाया है वो कितने डिग्री के सापेक्ष में बनाया, तो हमको पता है कि वृत्त जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त पर पूरा गोल जो होता है वो 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये जब पूरा घूम जाएगा तो उसी चाप की लंबाई, तो पूरा घूम जाएगा तब तो इसका नाम परिधि हो जाएगा ना, ठीक। तब परिधि की लंबाई क्या होगी, सूत्र वही है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वहाँ पर भी, थीटा बट्टा 360। लेकिन ये परिधि है, मतलब ये पूरा घूम चुका है, मतलब वो जो कोण बना हुआ है केंद्र पर वो कितने डिग्री का बन गया है, 360 डिग्री का। तो थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, इसलिए ना 360 कट जाता है तो क्या बचता है, 2 पाई आर। यही 2 पाई आर जो है वो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो 360 डिग्री ऊपर में नहीं है तो नहीं कटेगा, इसलिए थीटा को थीटा छोड़ दिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितने डिग्री का कोण वहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए इसको थोड़ा आप छोटा कर सकते हैं, इस 2 से 360 में भाग दे दीजिए तो कितना बच जाएगा, 180। तो ये बच जाएगा पाई थीटा बट्टा 180 गुने पाई आर, या इसी को आप याद कर सकते हैं पाई आर थीटा, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो पाई आर थीटा बट्टा 180। इस तरीके से ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है ये सब। तो ये फॉर्मूला है चाप की लंबाई बराबर। क्लियर है। परिधि भी एक तरह का चाप ही है जो वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो चाप, ये जो दो त्रिज्याओं के बीच में जो ये जगह है, ये जो ज़मीन है, ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, इसका नाम है त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं के मेल से, दो त्रिज्याओं के अंदर में जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्र होता है, जो एरिया रहता है, उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में उसको, ठीक है। तो इस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले एक त्रिज्यखंड का फॉर्मूला समझिए कि वो कैसे निकालते हैं, उसके बाद वृत्त का फॉर्मूला समझिएगा। तो देखिए दो त्रिज्याओं के बीच में जो जगह है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का मतलब इस एरिया का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है थीटा बट्टा 360। फिर से कितने डिग्री को लेकर के वो त्रिज्यखंड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पर, केंद्र पर, इसलिए थीटा बट्टा 360 गुने फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो वृत्त में क्या होता है, ये जो लाइन है ये पूरा घूम गया तो वृत्त बन गया। मतलब वृत्त क्या है, वो वृत्त भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही है, लेकिन वो 360 डिग्री वाला त्रिज्यखंड है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो वहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 360 बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 360 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचा। इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो हम जो निकाले हैं, ये जो लाइन लिखे हैं, ये तो बस चाप की लंबाई है, लेकिन ये पूरा जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो पतंग, ये वो पराठे का आकार का जो चित्र है, ये वाला, ये जो आकृति है ये है त्रिज्यखंड, ठीक। तो त्रिज्यखंड का की जो परिधि होगी, त्रिज्यखंड का जो परिमाप होगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, और त्रिज्यखंड का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होगा इसी का, वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, देखिए ये इस लाइन की लंबाई प्लस इस लाइन की लंबाई और प्लस इस लाइन की लंबाई, तीनों लाइन की लंबाई जोड़ देंगे तो त्रिज्यखंड के तीनों तरफ की लाइन की लंबाई का योग हो गया, तो वही हो गया उसका परिधि या परिमाप, ठीक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो r, प्लस यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है
तो r प्लस ये जो लाइन है इसकी लंबाई हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं पाई आर थीटा बट्टा 180, तो प्लस हम लोग बोल देंगे पाई आर थीटा बट्टा 180। क्लियर है? तो एक आर और एक आर कितना हो जाएगा 2r प्लस पाई आर थीटा बट्टा 180। यहाँ पर देखिए r दोनों में है तो r हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमने r कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा 2 प्लस इसमें क्या बचा पाई बचा और थीटा बचा तो हो गया पाई थीटा बट्टा 180। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है ये है त्रिज्यखंड की परिमिति। तो त्रिज्यखंड की परिमिति समझ गए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ गए, चाप की लंबाई समझ गए, इस लाइन की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल समझ गए। अब देखिए त्रिज्यखंड में ही और थोड़ा हम इसको एडवांस करते हैं, थोड़ा और आगे ले चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये वृत्त है, इसमें हम दो त्रिज्या खींच देते हैं, एक त्रिज्या हमने ये खींच दिया और एक त्रिज्या हमने ये खींच दिया, तो ये और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो जब किसी वृत्त में दो त्रिज्या मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इसका मतलब है कि इस दोनों त्रिज्याओं ने इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, चारों भाग क्या है बराबर है। लेकिन ये चारों भाग है तो त्रिज्यखंड ही, क्योंकि ये तो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ भाग है, दो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ क्षेत्र है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, और हमको बस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको 4 से भाग दे दीजिए तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अगर हम त्रिज्यखंड के हिसाब से सोचें तो क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है थीटा बट्टा 360। तो यहाँ पर जो कोण बना है दोनों थीटा के बीच में, दोनों त्रिज्या के बीच में ये कोण बना है थीटा, वो 90 डिग्री का बना है। तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 90 का 90, 90 चौका 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, तो यही हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 बोलिए या 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर बोलिए। क्लियर है? लेकिन यहीं पर अगर ये त्रिज्या पूरा सो जाए ऐसे, यहाँ से त्रिज्या हटा दीजिए और इसी त्रिज्या को पूरा सुला दीजिए ऐसे, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कोण बनता है किसी संरेख, किसी लाइन पर जो कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। 90 और 90 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो थीटा बना हुआ है वो 180 डिग्री का बना हुआ है मतलब। और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों त्रिज्या था वो एक सीध में आकर के ऐसे सो गया है। तो जब दो त्रिज्या एक सीध में ऐसे आ गया तो इसका मतलब इस वृत्त को आधा आधा 2 बराबर भागों में बांटा है। पहले ऐसे था तो इसको 4 भागों में बांटा हुआ था, लेकिन त्रिज्या बीच में बीचों बीच लाइन ऐसे खींचा जा चुका है। ठीक, तो इसने दोनों को कितने भागों में बांट दिया आधा आधा। मतलब ये जो भाग देख रहे हैं ऊपर का, जो ये जो एरिया है ये है अर्धवृत्त और नीचे में भी अर्धवृत्त है। लेकिन अगर त्रिज्यखंड के हिसाब से सोचें तो ये जो अर्धवृत्त है ऊपर वाला, और एक तरह से ये तो त्रिज्यखंड भी है क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच में जो जमी जगह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना है 180 डिग्री का, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 18 दूना 36, तो ऊपर में 1 बच गया तो 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर जो होता है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए अर्धवृत्त में देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक, और ये जो नीचे में जो लाइन है ये लाइन क्या है अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये अगर ऐसे इस तरह से डॉट डॉट करके बनाएं तो ये तो पूरा का पूरा वृत्त हुआ, लेकिन हम तो यहाँ पर अर्धवृत्त ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये बीचों बीच जो लाइन खींचा गया है ये क्या है व्यास है। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होगा, अर्धवृत्त की जो परिधि होगी ये क्या होगी, तो देखिए इस लाइन की लंबाई, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, तो इस पूरे लाइन की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर। लेकिन ये लाइन तो आधा ही है तो इसका आधा होगा, 2 काट दीजिए क्या हो जाएगा पाई आर। ये हो गया। अब नीचे वाला जो लाइन है ये क्या है व्यास है, तो ये वाला लाइन नीचे वाला ये वाला लाइन ऐड कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो इस लाइन की लंबाई और इस लाइन की लंबाई जोड़ देते हैं, तो ये वाला लाइन क्या है व्यास है। और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, तो r + r मतलब 2r। ठीक, तो दोनों को इसमें दोनों में देखिए r दोनों में है तो r को हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें बचेगा पाई और इसमें क्या बचेगा 2। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपने देख लिया। अब देखिए वृत्तखंड, देखिए क्या होता है, इसको साफ कर देते हैं। वृत्तखंड देखिए, चलिए हम लोग वृत्तखंड देखते हैं।
सेगमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखिए वृत्त खंड क्या है, इसके नाम में ही है वृत्त, और खंड मतलब होता है टुकड़ा। वृत्त का टुकड़ा कर दीजिए, जैसे रोटी ले लीजिए, तो रोटी क्या है, वृत्ताकार है। रोटी को कहीं से ऐसे तोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो जो आपके हाथ में जो भाग होगा दोनों भाग वृत्त खंड कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये गोल हमने बना दिया वृत्त, ठीक, जिसमें ये केंद्र है। अब इसको आप कहीं से काट दीजिए, कैंची लेकर के इसको बीच में हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया। मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये हमने काट दिया इसको, तो ये दो टुकड़ा जो बना हुआ है, ये दोनों टुकड़ा वृत्तखंड है, जिसमें आप छोटे वाले को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोल सकते हैं। ठीक, छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर मिला देते हैं इसको, इस लाइन को हमने, केंद्र को हमने परिधि से मिला दिया यहाँ तक, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक जो खींचा गया लाइन है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये देखिए इसमें आपको कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, इसमें हमको 3 आकृति दिखाई दे रही है। सबसे पहले नाम भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम A, इसका नाम B, और बीच में इस एक बिंदु का नाम दे देते हैं C। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है हमको त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड जिसका नाम है त्रिज्यखंड OACB। ये जो आकृति है, ये पूरी आकृति OACB, मतलब वो आकृति मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। ये आकृति, ये जो आकृति आप देख रहे हैं यहाँ से, ये इस तरीके से, ये कौन सी आकृति है, ये है त्रिज्यखंड। ठीक, और इस त्रिज्यखंड में से अगर हम ये जो त्रिभुज है OAB, जो त्रिभुज है, माइनस कर दें, त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज OAB हम घटा दें, मतलब ये जो त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये जो बीच में इसके अंदर में जो जमीन है, ये पूरा का पूरा जमीन जो है वो है 100 मीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीटर है, जिसमें से ऊपर का जो ये एक लाइन हम खींच देते हैं ऊपर में, ये जो लाइन है ऊपर वाला, इतना ज़मीन जो है ये मान लीजिए 60 वर्ग मीटर है या 30 वर्ग मीटर है, 30 वर्ग मीटर मान लीजिए, थोड़ा 30 वर्ग मीटर है। तो अगर आपको बोलेगा कि ये जो नीचे वाला भाग है, क्योंकि यही ना है सेगमेंट वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो हमको पता है कि ये पूरा का पूरा जो जमीन है इसके अंदर में जो पूरा एरिया है वो है 100 वर्ग मीटर। इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे हम 30 वर्ग मीटर, तो कितना बच जाएगा, 70 वर्ग मीटर बच जाएगा, यही इसका क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब हमको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पायर स्क्वायर, गुने पायर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से हम घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम फिर से एक ऐसा ही त्रिभुज बनाते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझाते हैं। ध्यान से देखिए, ये हम बना लिए त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींचा और एक ऐसा लाइन खींचा जो इस कोण को, ये कोण जितने डिग्री का कोण बन रहा था वहाँ पे, उसके बीचों बीच, मतलब उस कोण को आधा करते हुए एक लाइन गया है। तो जब भी कोई रेखा किसी कोण को विभाजित करते हुए सामने की भुजा पर पड़ती है, तो वो सामने की भुजा को भी आधा आधा बांट देती है, मतलब सामने वाली भुजा भी आधा आधा हो जाएगी, जितना ये उतना ही ये। नाम दे देते हैं ABC, त्रिभुज हो गया, और ये जो बिंदु D है इसने दोनों भाग को आधा आधा बांट दिया। ये अगर x है, इसकी लंबाई x है, तो इसकी लंबाई ये भी क्या होगा, x होगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूरा का पूरा जो कोण था, वो पूरा का पूरा कोण मान लीजिए 60 डिग्री था, तो ये आधा आधा 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब 60/2 और 60/2। अगर पूरा कोण हम थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, θ/2, और ये कितना हो जाएगा, θ/2। क्लियर है। यहाँ पर हम पहले वृत्त भी बना देते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक, देखिए ये क्या था, त्रिज्या था ना, ये वृत्त था, इस वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ से हमने ऐसे लाइन खींचा था और ये जीवा हमने खींचा था, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये त्रिभुज हमने यहाँ पे, इसी त्रिभुज को वहाँ से निकाल के हमने यहाँ पे बना दिया है। क्लियर है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का जो मेन क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार मतलब बेस गुने ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है। अब ये तो क्लियर है ना, इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसको भूल जाइए अभी, इसको देखिए।
अब इस त्रिभुज के लिए ये आधार हुआ, ये जो BC है ये आधार है और ये जो AD है ये ऊंचाई है। अब हमको BC की लंबाई निकालनी है और AD की लंबाई निकालनी है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ABD में, देखिए त्रिभुज ABD में त्रिकोण या ये भुजा त्रिज्या, ये जो है ये क्या है? त्रिज्या है ना। यहाँ पर क्या है? O है, A है, यहाँ पर हमने मान लिया A, यहाँ पर हमने क्या माना है? B, और यहाँ पर हमने क्या माना है? C, और यहाँ से हमने लंब डाला है, ये क्या हो जाएगा? D। क्लियर है? यही चीज़ इसमें है। यहाँ पर है θ/2 और ये भी है θ/2। ठीक, तो इस त्रिभुज में देखिए ये जो है ये त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ से एक बार cos थीटा में लेते हैं, cos थीटा, लेकिन थीटा तो θ/2 है तो θ/2 ही लिखेंगे। तो cos थीटा, यहाँ से cos θ/2 बराबर क्या होगा? त्रिभुज इस त्रिभुज में लिया है cos θ/2। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा हाइपोटेनस होता है, B/H। B का आधार का मतलब जो भुजा उसमें लगी रहेगी। तो इस कोण का कौन सी भुजा उसमें लगी है? ये भुजा। ठीक, क्योंकि इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, ये P परपेंडिकुलर हो गया तो ये हुआ B बेस, मतलब AD बट्टा ये AB, ये तो त्रिज्या है ना। यहाँ पे देख लीजिए AB क्या है? त्रिज्या है, तो R लिख दिए। क्लियर है? अब इस त्रिभुज में देखिए साइन θ/2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए तो इस कोण से देखिए इसके सामने वाला P, ये हुआ ये वाला लाइन DC, P मतलब DC, P/H होता है फॉर्मूला वैसे, P/H साइन थीटा बराबर, तो DC अब बट्टा H तो यही होगा क्योंकि इसके सामने वाला ये लंब हुआ, ये आधार होगा तो ये कर्ण होगा, तो H कौन सा होगा? AC। यहाँ पर हमने दे दिया AC, और वो जो H है कर्ण जो है AC वो क्या है? ये लाइन क्या है? ये लाइन इस वृत्त की त्रिज्या है, तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए साइन cos θ/2 बराबर R है, तो यहाँ से हम AD का मान निकाल सकते हैं। AD बराबर हम बोल सकते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक डालिए, कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो AD को 1 से गुना करेंगे तो AD, और R गुने cos θ/2 हो जाएगा, R गुने इंटू cos θ/2। और यहाँ से हम DC का मान निकाल सकते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक P/H को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, कोना कोनी गुना कीजिए, तो DC को 1 से गुना करेंगे तो DC बराबर R को sin θ/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा R गुने sin θ/2। यहाँ पर देखिए हमारा कि कौन सा मान निकल गया? AD का मान निकल गया और DC का मान निकल गया। चित्र में देखिए AD मतलब यहाँ से यहाँ तक, बहुत बढ़िया। इस त्रिभुज का ऊंचाई आपका निकल गया है, आधार गुने ऊंचाई था ना सूत्र, तो आधार क्या था? ये BC था ना आधार, और गुने ऊंचाई क्या था? AD था इस त्रिभुज के लिए। तो AD तो मेरा निकल गया, आधार का लंबाई तो निकल गया AD ये वाला। ठीक, अब हमको ऊंचाई का लंबाई निकला है, तो ये AD का लंबाई तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? BC निकालना है, आधार। तो BC मतलब यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मेरा निकला क्या है? DC निकला है। DC मतलब यहाँ से यहाँ तक निकला है। तो अभी हमने आपको बोला था कि ये जो लाइन हमने खींचा है इस भुजा को आधा आधा बांट दिया, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो जब मेरा DC निकल गया तो इसका मतलब मेरा ये भी निकल गया, क्योंकि ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये। तो ये DC अगर ये है, ठीक, तो BD भी तो यही होगा, मतलब इसका मतलब BD का भी मान यही हो जाएगा, BD बराबर DC। इसलिए ये पूरा का पूरा जो लाइन है BC की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? इसको इसी में जोड़ दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, DC को 2 से गुना कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा लंबाई निकल जाएगा क्योंकि दोनों सेम था। तो 2 गुने R गुने साइन θ/2। ठीक, ये जो निकला ये मेरा BC निकल गया, मतलब इस त्रिभुज का आधार की लंबाई निकल गई, यहाँ से यहाँ तक आधार का लंबाई निकल गया, BC का लंबाई निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम इस फॉर्मूला पे बिठाएंगे 1/2 गुने आधार मतलब BC, यहाँ से यहाँ तक, तो BC मेरा क्या निकला है? 2 गुने R गुने साइन θ/2, 2 गुने R गुने साइन θ/2, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है? कहाँ गया? AD, ये AD है, यहाँ पे ऊंचाई है R गुने cos θ/2, R गुने cos θ/2।
ठीक, इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए आप, और एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सूत्र जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। ये सूत्र होगा, देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिख लीजिए और नोट कर लीजिए कि साइन 2a का जो मान होता है वो 2 साइन a कॉस a के बराबर होता है। आप यहाँ पर a जो है, यहाँ पर a, ये किसी कोण का नाम है, किसी कोण का मान है। मान लीजिए a का मान आप 60 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री मान लीजिए, 45 डिग्री, जितने का आपने याद किया हुआ है, ताकि मान बिठा के इस फॉर्मूले को चेक करने में आपको सहायता मिले। a के बदले में मान लीजिए हम 30 डिग्री मानते हैं, तो a के जगह पे 30 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 गुने 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री बराबर 2 गुने साइन ए का मतलब कितना, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री माने हैं, तो साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। और कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसको तोड़िए, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, ये 2 कट जाएगा, तो √3 बचा ऊपर में, आंसर तो यही हो गया फिर ना, √3/2। और साइन 60 का भी तो मान √3/2 ही होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है। मतलब साइन 2a का जो मान होता है वो 2 साइन a गुने कॉस a के बराबर होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आइए आप, इधर ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ गुने, ये हाफ जस का तस ऐसे लिखेंगे, 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है, ये देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, 2 है। उसके बाद क्या है, साइन a है, साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या है, साइन, ये थीटा है, θ/2 है तो कोई दिक्कत नहीं, θ/2 है, गुने ये कॉस थीटा है, कॉस θ/2 है। क्लियर है, यही सब था ना, और क्या था, आर था, आर था, तो आर को भी r² लिख देते हैं। आर को r से गुना करेंगे तो r², और इसको हमने एक जगह लिख दिया, ये 2 को यहाँ पे लिखा है हमने, साइन θ/2 कॉस θ/2। तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखिए, ये बना हुआ है ये वाला फॉर्मूला, 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पर 1/2 गुने ये, इसके बदले में हम लिख सकते हैं ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर a जो है वो कोण है, तो कोण का मान जो है कितना है, a है, तो यहाँ पर तो a नहीं ना लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है θ/2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, θ/2। क्लियर है। और गुने क्या है, r², तो गुने r²। यहाँ पर देखिए, इस 2 से 2 कट जाएगा कोना कोनी, तो क्या बच जाएगा, 1/2 गुने साइन थीटा गुने r²। ये आया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिकोणमिति के हिसाब से, त्रिकोणमिति के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिए ये, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं ये, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना बड़ा नहीं याद करके आप ये वाला याद कीजिए, 1/2 साइन थीटा गुने r²। क्लियर है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो हमने आपको डायरेक्ट ये बताया था, और यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है, बना करके उसको कैसे हमने लाया यहाँ पर। अब इसको इसमें आप फिट कीजिए, यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मिटा देते हैं इसको, या फिर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये था θ/360 गुने πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हाफ साइन थीटा 1/2 साइन थीटा गुने r²। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। या तो आप ये याद कीजिए, या इसको एक लाइन और इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए r² इसमें भी है, r² इसमें भी है, तो r² हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें r² हमने ले लिया, तो देखिए इसमें ऊपर में पाई थीटा बचा, ऊपर में क्या बचा, पाई थीटा, और नीचे में क्या बचा, 360, और माइनस इसमें से हमने r² ले लिया, तो क्या बचा, 1/2 साइन थीटा बचा, तो 1/2 साइन थीटा। फाइनली ये सूत्र जो है वो शॉर्टकट और सबसे बढ़िया सूत्र है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, r² इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आपने देख लिया कैसे आया, इसको फिर से रिपीट करके देखिए, तब आप और अच्छे से समझ में आएगा आपको।